गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों 2025-26 यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी कंप्लीट हुआ है उसमें जो ग्रोथ है वो लगभग हमारी जीडीपी की वो 7.7% के अराउंड है। अभी ये प्रोविजनल एस्टिमेट है, थोड़ा इसमें माइनर चेंज हो सकता है, पर ऐसा माना जा रहा है कि 7.7% के आसपास यहाँ पे रहेगा। हमारा जो पिछला क्वार्टर था ना, यानी कि अगर मैं बात करूं जनवरी से मार्च की, तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर की जो ग्रोथ रही या जीडीपी ग्रोथ रही, इट वाज 7.8%। एंड ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। इनफैक्ट हमने जो एस्टिमेट किया था उससे बढ़िया ही आंकड़े हमें यहाँ पे देखने को मिले। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला है कि जो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, राइट, एंड एट द सेम टाइम जो 140 करोड़ हमारे देशवासी हैं उन सब ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। ठीक है, तो इन सब की वजह से ही हमारा जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों, मणिपुर के अंदर अभी भी जो वायलेंस है वो यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट है मीती और कुकीज़ के बीच में वो यहाँ पर चल ही रहा है। एंड इट इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन कि बहुत सारे एफर्ट्स लेने के बावजूद भी अभी यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है दोनों साइड्स के अंदर आपस में एक दूसरे के लिए अभी यहाँ पर नहीं इस्टेब्लिश हो पाया है। एंड डेफिनेटली और काफ़ी कदम लेने की ज़रूरत है। काफ़ी सिक्योरिटी जो फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, बट स्टिल बहुत सारे वायलेंस के केसेस हमें आते दिनों में देखने को मिल जाते हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने देश के इस बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से के अंदर जल्द से जल्द यहाँ पे शांति इस्टेब्लिश करें। दोस्तों डेट है आज की 6 जून 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक दोस्तों आज हमें डिस्कस करना है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। अब आप सब लोगों ने बॉर्डर सिक्योरिटी अपने इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक में आप पढ़ते हो मेंस में। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा मैं हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। अब होता पता क्या है कि अपने बॉर्डर्स को हमें यहाँ पे सिक्योर रखना है, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने नेशनल सॉवरेनिटी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करें। वो कैसे प्रोटेक्ट होगी? जब कोई इलीगली देश में नहीं घुस जाएगा, टेररिज्म को हम रोक पाएंगे, स्मगलिंग हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, इन सभी क्राइम्स को अगर हम रोक पाएंगे ना तो उससे हमारी देश की सॉवरेनिटी है जो मेंटेन रहेगी। अब पॉइंट पता क्या होता है कि अलग अलग बॉर्डर्स के लिए हमारे पास अलग अलग फोर्सेज हैं जो यहाँ पे इनको कंट्रोल करती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की, तो वहाँ पर आपको बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपको देखने को मिल जाती है जो इन सभी बातों का ध्यान रखती है। ऐसे अगर मैं बात करूँ इंडिया चाइना बॉर्डर की, तो वहाँ पर आपको आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस देखने को मिल जाएगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड जो है डिप्लॉयड है। इसी तरह से अगर हम बात करें सशस्त्र सीमा बल, ये हमने कल भी डिस्कशन किया था, तो ये इंडिया नेपाल और साथ ही साथ इंडिया भूटान जो हमारे फ्रेंडली बॉर्डर्स है ना, जहाँ पर थोड़ा सा हमारा मेन फोकस रहता है कि हाँ कुछ क्राइम्स ना हो। हालांकि भारत के बॉर्डर्स इनके साथ दोनों के साथ यहाँ पे ओपन बॉर्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, नेपाल के साथ भी और भूटान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं हमारे, तो वहाँ पर आपको सशस्त्र सीमा बल देखने को मिलता है। इसी तरह से इंडिया म्यांमार बॉर्डर की बात करें, वहाँ पर आपको असम राइफल्स देखने को मिल जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसी तरह से देखो, ये तो हमारी फोर्सेस हैं ही हैं, बट उसके अलावा आर्मी भी डिप्लॉयड है कुछ ऐसे एरियाज, जैसे आपका पाकिस्तान के साथ आपका एलओसी हो गया या फिर चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ क्रिटिकल सेक्टर में आर्मी डिप्लॉयड है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो भी आपके मैरीटाइम के लिए आपका इंडियन कोस्ट गार्ड होता है, एंड हमारे युद्ध के समय आपको इंडियन नेवी यहाँ पे आपको फाइट करती हुई देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली हम अलग अलग फोर्सेस के माध्यम से अपने लैंड बॉर्डर्स की या मैरीटाइम बॉर्डर्स की हम यहाँ पे इस तरह से प्रोटेक्शन करते हैं, राइट। अब एक जो हमारा बॉर्डर लगता है वो पाकिस्तान के साथ लगता है, बिल्कुल। अब पॉइंट पता क्या है कि स्टेट्स का भी रोल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो स्टेट्स होंगी, जो भी आपके राज्य हैं, उनको भी यहाँ पे काम करना पड़ेगा इनको इंश्योर करने के लिए कि सिक्योरिटी प्रॉपर मेंटेन रहे। अब हुआ पता क्या है, जो गुजरात में जो पहले आपकी एक बॉर्डर रेंज हुआ करती थी, अब उसका ना एरिया बहुत बड़ा था। मतलब उसको कच्छ जो वेस्ट रीजन है वो भी, कच्छ ईस्ट भी, और भी आपका पतन हो गया, आपका बनासकांठा जो हो गया, ये सभी रीजन्स को यहाँ पे देखना पड़ता था। तो बहुत बड़ी रेंज इसको यहाँ पे कवर करनी पड़ती थी। तो अभी पता क्या हुआ है, अभी यहाँ पे गुजरात ने एक नई बनासकांठा रेंज यहाँ पे अलग बना दी है। इसका फ़ायदा क्या होगा? देखो, इसका फ़ायदा पता क्या है कि अब हम हमारे पास बेसिकली दो आईजीज हो जाएंगे, दो अलग अलग इंस्पेक्टर जनरल्स होंगे। अब वो अपनी अलग अलग अपनी जो सुपरविजन है वो यहाँ पे कर पाएंगे। समझे मेरी बात को?
पहले जो रेंज थी काफ़ी बड़ी थी, उसको एडमिनिस्टर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। पर अब हमारे यहाँ पे हमने इसको जब स्प्लिट कर दिया है, तो उस वजह से अब लॉ एंड ऑर्डर का जो कवरेज है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चीज़ों को मॉनिटर करना, डिसीज़न मेकिंग तेज़ी से करना, रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी दे पाना, वो हर एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से हो पाएगी। तो इस तरह से गुजरात ने जो नई बनसकंठा जो पुलिस रेंज बनाई है, ये स्टेट की 10वीं पुलिस रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड इस वजह से इंडिया-पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी है, वो और ज़्यादा यहाँ पे एनहांस होती हुई देखने को बन सकती है। बाकी ये जो नई रेंज बनाई गई है, इसमें बनसकंठा, पतन और साथ साथ आपका जो वाव थराद जो डिस्ट्रिक्ट है, इनको यहाँ पे कवर करेगी। बाकी जो एग्जिस्टिंग बॉर्डर जो ऑलरेडी थी पुरानी वाली, वो यहाँ पे कच्छ और बाकी रीजन्स को यहाँ पे कवर करेगी। तो इस तरह से आपके पास दो इंस्पेक्टर लेवल के, मतलब दो इंस्पेक्टर जनरल लेवल के ऑफिसर्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। अलग अलग बॉर्डर के लिए आपको स्पेशलाइज्ड ऑफिसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से फ़ायदा यही होगा कि हमारे जो नए नए सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे इलीगल माइग्रेशन तो पहले भी होता था, ड्रग ट्रैफिकिंग भी होती थी। अब हमें फोकस करना है कि हमारे जो आसपास के गांव है ना, वो भी हमारे आईज एंड ईयर्स बने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का। कुछ भी घुसपैठ हो, हमारे विलेजेस हैं वो वहाँ पे बता दें। तो उसके लिए विलेजेस के अंदर सिक्योरिटी होना बहुत अच्छी बात है कि विलेजेस को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, बाकी हमारे जो भी एनर्जी और सोलर पार्क्स हैं, जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको भी हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करें। तो इसीलिए ये जो स्टेप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। बाकी स्टेट्स का डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया, कि रोल काफ़ी होता है। जैसे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा आपकी एक स्कीम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। उसको यहाँ पे वो क्या करती है, जो बॉर्डर के आसपास वाले गांव हैं, उनमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, वो इसका काम होता है। तो स्टेट्स उसको इम्प्लीमेंट करवाती हैं। सिमिलरली बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कीम हो गया। तो इस तरह से स्टेट्स का काम डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो हमारी फोर्सेस के साथ साथ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का यहाँ पे काम करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती हैं। एंड इस तरह से स्टेट्स जो हैं अपने यहाँ पे बॉर्डर विंग, होम गार्ड्स को भी डिप्लॉय करती हैं, ताकि जो CAPF फोर्सेज हैं उनको यहाँ पे हम मदद कर पाएँ। तो डेफिनेटली इनका रोल भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे आएंगे दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारे सामने, फूड प्लेनेट प्राइज 2026। थोड़ा इसको समझेंगे कि ये क्या है। देखो, एक्चुअली ना, आंध्र प्रदेश के अंदर एक आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगी। एक संस्था है बेसिकली। उस संस्था का नाम क्या है? राइतु सदिकारा संस्था, ठीक है। अब ये जो संस्था है, ये 2016 में ये संस्था अच्छे से इसने काम करना स्टार्ट किया आंध्र प्रदेश के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत। और इसका पर्पस पता क्या था, और इसने अचीव क्या किया, कि किसानों के लिए कैसे अच्छे से खेती करी जा पाए, उसके रिगार्डिंग इसने बहुत सारे अलग अलग वर्क्स किए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो इन्होंने केमिकल फ्री एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पे फोकस किया। क्योंकि देखो, अगर हम बात करते हैं, फोकस ये था कि किसानों की इनकम काफ़ी कम थी पहले, किसानों की इनकम बढ़ानी थी, प्लस एट द सेम टाइम जो हमारी सॉइल की हेल्थ थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रही थी, उसको बेटर करना था। तो उस पर्पस के लिए यहाँ पर इन्होंने बोला क्या, कि हमें केमिकल फ्री एग्रीकल्चर करना चाहिए, हमें सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना, जो लोकली आपको अलग अलग इनपुट्स मिल जाते हैं, उन्हीं का आप यहाँ पे इस्तेमाल करें। तो एक तरह से ना, नेचुरल इकोसिस्टम को कॉपी करने की या उसको एक तरह से रेप्लिकेट करने की यहाँ पे कोशिश है। यहाँ बात हुई कि सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएं। इसके लिए इन्होंने बताया कि हमें कंटिन्यूस, लगातार ग्रीन कवर को मेंटेन करना है। सॉइल बायोलॉजी जो होती है उसको हमें इन्हेंस करना है। माइक्रोब्स जो होते हैं ना हमारे, उसकी माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है वो हम बढ़ाएंगे। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हम यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे, उससे सारी चीज़ें बेहतर होंगी। इनफैक्ट ना, कैसे जो पानी है, वाटर जो है, वो कैसे रिटेन हो पाए, वाटर रिटेंशन, और साथ ही साथ हम क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ यहाँ पे चलें। ऐसे ही हम यहाँ पे अपनी अलग अलग टेक्निक्स बनाएं कि कल को सूखा पड़े या कुछ भी चीज़ हो, हम वो चीज़ को हैंडल करने के लिए यहाँ पे अपने आप को रेडी करें। तो ये सारे काम किए। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, तो इससे एक तो किसानों का खर्चा है वो भी कम आया। एंड इनफैक्ट ना, महिलाओं को इसमें काफ़ी जोड़ा गया। जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, उनको यहाँ पे जोड़ा गया। ये दरअसल में ना एक कम्युनिटी लेड मॉडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, किसानों को सिखाया जाता है। महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वो इस काम में हमारी यहाँ पे काफ़ी मदद करते हैं। तो एक तरह से ना, पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर और आसपास के रीजन्स में यहाँ पे सरकार के मदद से यहाँ पर पार्टनरशिप कर करके यहाँ पर एग्रीकल्चर को शानदार बनाया गया।
इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि 10,000 से भी ज़्यादा कम्युनिटी पर सोर्स पर्सन्स थे, उन्होंने यहाँ पर ये अच्छी अच्छी जानकारी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करवाई। सिमिलरली अगर हम बात करें तो लगभग 18 लाख जो फार्मिंग फैमिलीज़ हैं और लगभग 3.5 लाख के करीब करीब आपके वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे कवर किए गए इसके अंतर्गत। अब इतना बड़ा इतना शानदार काम हुआ तो उसी चीज़ को यहाँ पे अवार्ड मिला है। क्या मिला है? फूड प्लेनेट प्राइज 2026। तो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग जो है ना प्रोग्राम, इसको यहाँ पर ये अवार्ड मिला है फूड प्लेनेट प्राइज 2026। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, भारत की तरफ से ये पहला इनिशिएटिव है जिसको फूड प्लेनेट प्राइज यहाँ पे मिला है। सो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझे इस बात को? अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और बचते हैं कि सर ये फूड प्लांट प्राइस आखिर स्टार्ट कब हुआ, किसने ये स्टार्ट किया? देखो यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था 2019 के अंदर, एक स्वीडिश एंटरप्रेन्योर हैं कर्ट बेर्गफॉर्ड्स, उनके द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया। तो जो भी इस प्राइस को जीतता है उसको $1.5 मिलियन की फंडिंग मिलती है। $1.5 मिलियन मतलब 15 लाख, जो कि मोटा मोटा आपके 15 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे हो जाते हैं। तो उनको यहाँ पे इतना अवार्ड मनी दिया जाता है क्योंकि बहुत ही सस्टेनेबल और बहुत ही शानदार ढंग के अंदर आपने ये काम किया है। तो ऐसे देखो एग्जाम्पल्स ना, आप कल को अपने मेंस के आंसर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो। कल को एग्रीकल्चर के आप आंसर्स लिखोगे तो वहाँ पर भी इन चीज़ों का जो मैंने आपको जैसे अलग अलग इनिशिएटिव्स यहाँ पे बताए, कैसे उन्होंने काम किया, कैसे उन्होंने एनजीओज को साथ में लेकर, कैसे उन्होंने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को साथ में लेकर काम किया है, वो सारे एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर अपने कंटेंट को एनरिच करने के लिए। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है ब्लू माइक्रो मून। समझते हैं इस बात को कि आखिर ये ब्लू माइक्रो मून का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहली बात, आप लोग फुल मून का मतलब जानते हो? देखो फुल मून को हम लोग हिंदी में नाम देते हैं पूर्णिमा का, है ना? पूर्णिमा एक होती है अमावस्या, एक होता है पूर्णिमा। फुल मून किसको बोलते हैं? पूर्णिमा को। तो फुल मून कब आता है? पूर्णिमा का दिन कब आता है? देखो ये तब आता है कि जब आपका जो मून है ना वो सन से बिल्कुल अपोजिट होता है। तो अगर आप धरती से मून को देखोगे तो उसका पूरा फेस जो है मतलब वो आपको चमकता हुआ देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं हम फुल मून, राइट? अब होता पता क्या है, जो फुल मून है ये हर लूनर मंथ में एक बार आता है, लगभग 29.5 डेज के बाद। ठीक है ना? तो अगर आप कोई भी महीना उठा के देखो, आम तौर के ऊपर आपको हर महीने एक एक बार आपको आम तौर के ऊपर देखने को मिलेगा। एक एक दिन आपको हर महीने में मोटा मोटा पूर्णिमा का दिन आपको देखने को मिल जाता है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि एक महीने में ये 2 बार दिख जाए। इट इज बिल्कुल पॉसिबल, राइट? जब ऐसा होता है ना कि एक महीने में 2 बार दिख जाए, उसको हम बोलते हैं ब्लू मून। अब सवाल आता है एक महीने में 2 बार कैसे? देखो मैंने बताया ना, ये एवरी लूनर मंथ में होता है। तो एवरी लूनर मंथ कितने का होता है? 29.5 डेज का। तो कभी एक बार ऐसा होगा, 2-3 साल में एक बार ऐसा हो जाएगा कि विद इन अ सिंगल कैलेंडर मंथ ये आपको फुल मून उस महीने में 2 बार दिख जाए। उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ब्लू मून। तो ब्लू मून क्या हुआ? सेकंड फुल मून विद इन अ सिंगल कैलेंडर मंथ, उसको बोलते हैं ब्लू मून। तो बहुत ही कम बार ऐसा देखने को मिलता है, बहुत ही कम बार होता है ऐसा, 2-3 साल में एक आधी बार होता है, बस ज्यादा नहीं। ठीक है? अब एक चीज और नोटिस करना, इसका नाम भले ही ब्लू है पर समझना कि इस टाइम के ऊपर जो मून है वो ब्लू नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे। बोलते हैं ब्लू मून, बहुत ही कम बार होता है ये, बट इसका कलर ब्लू नहीं होता। दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर। चलो ये बात तो सर समझ आई। अच्छा इसके साथ ही साथ एक बात और हमें समझनी है, वो वर्ड्स कौन से हैं? पेरिजी और एपोजी। अब जैसे हमारी ये धरती है, हमारे अर्थ है, अब अर्थ से मून कितना पास है या कितना दूर है? अगर अर्थ से सबसे पास वाली पोजीशन पे है आपका मून, उसको बोलते हैं पेरिजी। ये सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन होती है मून की अर्थ से, ये लगभग 3,56,400 किलोमीटर के आसपास होती है। ऐसे अगर जो फारदेस्ट पोजीशन की बात करें तो अर्थ से जो मून की फारदेस्ट पोजीशन होती है उसको बोलते हैं एपोजी। ये लगभग 4,06,000, ठीक है, 6,700 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे ये होती है। एपोजी इज द फारदेस्ट पॉइंट इन द मून्स ऑर्बिट, पेरिजी इज द क्लोजेस्ट पॉइंट इन द मून्स ऑर्बिट। अब होता पता क्या है कि जब मान लो कि आपका मून बहुत ही पास में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरिजी पे है, तो उस केस में क्या होगा? हमें मून काफी बड़ा दिखेगा। मानते हो मेरी बात? क्योंकि पास में है ना, तो उस केस में मून बड़ा दिखता है। अगर ऐसा हो कि आपका पूर्णिमा का दिन भी है और मून पेरिजी पे भी है, उसको हम बोलते हैं सुपर मून। क्या बोलेंगे उसको हम? सुपर मून।
बट अगर ऐसा हो कि आपका मून एपोजी पे है, यानी कि धरती से काफी दूर है, फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम अर्थ, एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो अपना ब्लू मून वाली सिचुएशन भी है ना, तो उसको हम बोल देते हैं ब्लू माइक्रो मून। क्यों सर माइक्रो मून क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में ना जो मून है आपको धरती से छोटा दिखेगा, क्योंकि वो काफी दूर है। तो अभी पता क्या हुआ है, अभी हमें ब्लू माइक्रो मून की सिचुएशन देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो जो हमारा महीना था ये मई वाला, इस मई महीने में 2 बार आपको पूर्णिमा का दिन आ गया, तो 2 बार आपको फुल मून दिख गया। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो हमें अभी मून दिखा, ये दरअसल में एपोजी के पास में था। एपोजी के पास में था और इसीलिए वो अपने नॉर्मल साइज से छोटा हमें दिखा, तो उसी की वजह से हमने इसको माइक्रो मून बोल दिया। तो यही होता है आपका ब्लू माइक्रो मून। अब सवाल आता है कि सर क्या ये सिचुएशन रेयर है? हाँ जी बिल्कुल। जैसे अभी हमें ब्लू माइक्रो मून दिखा, अब अगली बार जो ब्लू माइक्रो मून दिखेगा, कि ब्लू मून भी हो और माइक्रो भी हो, यानी कि वो एपोजी वाली पोजीशन पे भी हो, ये सिचुएशन अब जाके 2053 के अंदर आएगी, यानी कि लगभग 27 साल के बाद ये सिचुएशन आएगी। तो इसीलिए ये सिचुएशन काफ़ी रेयर है, एंड इसी वजह से हमें ब्लू माइक्रोमून का मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पे समझ आना चाहिए। एंड आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने और ब्लू माइक्रोमून का मीनिंग भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन सपोर्ट मैकेनिज्म। सबसे पहले तो आप एटीएफ समझो क्या होता है। एटीएफ स्टैंड्स फॉर एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अब क्या होता है ना कि आपके जो फ्लाइट्स होती हैं, इंडिगो, एयर इंडिया, अब इनमें भी तेल पड़ता है बिल्कुल। तो कौन सा तेल पड़ता है? वो होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ। ये एक हाई क्वालिटी कैरोसिन बेस्ड फ्यूल होता है, जो कि आपके जेट एयरक्राफ्ट, टर्बाइन पावर्ड एयरप्लेन्स, उनमें इस्तेमाल होता है। अब पॉइंट पता क्या है यहाँ पे, कि ये जो तेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लाइट के लिए। और फ्लाइट के दाम कितने कम या कितने ज़्यादा होंगे, वो काफ़ी हद तक मैटर करता है एटीएफ प्राइजेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो, जब तेल महंगा हो जाता है ना, तो फ्लाइट के दाम भी बढ़ने लग जाते हैं बहुत तेज़ी से। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, कि जो एयरलाइन कोई ऑपरेट करती है, उसका मोटा मोटा 40% खर्चा तो आपका तेल का ही हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि कई बार पायलट्स को बोला जाता है कि आप तेल बचाओ। उसका रीज़न यही है कि देखो, तेल इतना महंगा है, और तेल ही एक्चुअल में एक फ्लाइट की कॉस्ट का 40% के आसपास है। तो दिस एटीएफ इज समथिंग जो कि काफ़ी हैविली फ्लाइट्स को प्राइजेस को इम्पैक्ट करता है। अब पिछले कुछ टाइम में पता क्या हुआ है, कि जो एटीएफ प्राइजेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं, एंड इट इज़ कॉजिंग एन इम्पैक्ट। तो अभी क्या हुआ है, अभी हमारी सरकार के द्वारा 10,000 करोड़ का एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन सपोर्ट मैकेनिज्म यहाँ पे अप्रूव किया गया है। क्यों? क्योंकि देखो, हो पता क्या रहा है, कि जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी जो एयरलाइंस हैं उनके ऊपर आएगा। अब हम नहीं चाहते कि एयरलाइंस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आए, क्योंकि अगर एयरलाइंस के ऊपर इम्पैक्ट आया, तो उससे हमारे लोगों के लिए जो ट्रैवल करने का खर्चा है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। हो सकता है कई ऐसे एयरलाइंस भी हों जो अपने कामकाज चला ही ना पाए। तो हमने यहाँ पे ये बोला कि देखो, जो भी भारतीय एयरलाइंस हैं जो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे चलेंगी, उनके लिए हम एटीएफ के प्राइजेस फिक्स कर देंगे। फिक्स मतलब फ्रीज कर देंगे। हम बोल देंगे कि आपको एटीएफ जो फ्यूल है ना, इसी दाम में मिलेगा। मार्केट रेट कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, कोई घबराने वाली बात नहीं, आपको एटीएफ फ्यूल इसी में मिलेगा। अगर आप लोग ऑप्ट करते हो कि हाँ ठीक है यार, हम इस स्कीम के अंतर्गत आना चाहते हैं, तो आपकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, जो भी आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारी कंपनीज, ये आपको एक फिक्स प्राइस के ऊपर यहाँ पर जो तेल है, एटीएफ है, वो यहाँ पे बेचेंगी। चाहे जितना मर्जी मार्केट में फ्लक्चुएशन आ जाए, पर आपको एक फिक्स प्राइस के ऊपर यहाँ पर जो तेल है वो मिलता रहेगा। अब इसका फ़ायदा यही है कि आपको जो एयरलाइंस है उनको पता होगा कि तेल किस दाम में मिलेगा, तो अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, जो अपने एयर सर्विसेज उनको वो जारी रख पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे सरकार ने 10,000 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री बजटी सपोर्ट अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को यहाँ पे दिया है। ठीक है। अगर मान लो तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से जो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो तेल भरवाती हैं या भरती हैं, मतलब उनको यहाँ पे हम कंपनसेट कर देंगे, उनकी मदद यहाँ पे कर दी जाएगी। तो ये जो स्कीम है 3 साल तक के लिए चलेगी, या जब तक जो जितना भी एडवांस अमाउंट है पूरा रिकवर नहीं हो जाता, तब तक ये चलती रहेगी। अब इसकी ज़रूरत इसीलिए थी कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि एयरलाइन का खर्चे में से 40% तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल ही होता है। पर अगर मान लो कई बार तेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तेल का दाम,
तो उस समय के ऊपर ये 60% तक भी यहाँ पे जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एयरलाइंस और जो उनके अंदर ट्रैवल करने के वाले लोगों पर ही होता है। इसी को थोड़ा बेटर बनाने के लिए हमने ये एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन सपोर्ट मैकेनिज्म जो है यहाँ पे लॉन्च किया है। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। दरअसल में भारत और यूके ने मिलकर क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे लॉन्च किया है। अब नोटिस करो, क्रिटिकल मिनरल आप सब लोग समझते होंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं, पर जैसे आपका लिथियम है, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, निकल है, कुछ और रेयर अर्थ आपके एलिमेंट्स हैं, ये भारत के लिए भी और यूके के लिए भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते ही हो कि आज के टाइम के ऊपर अगर आपको जैसे जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, वहाँ पर भी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ के लिए भी चाहिए। तो हम दोनों देशों ने मिलकर ये एक स्पेशल एक ऑब्जर्वेटरी बना ली है, जिसके माध्यम से क्या होगा, ग्लोबली क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन का क्या सिचुएशन है, ठीक है ना, कैसे आगे चीज़ें बदलने वाली हैं, हम इसके रिगार्डिंग टूल्स बनाएंगे। यानी कि इसके रिगार्डिंग जैसे आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम आपका आ जाएगा, वो बताता रहेगा कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रप्शंस हो सकती हैं, दुनिया में कहाँ कहाँ शॉक्स हो सकते हैं, कहाँ परेशानी आ सकती है, शॉर्टेज कहाँ आ सकती है। मार्केट इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर ही हमारे पास जो डेटा है, वो जानकारी है, वो यहाँ पे देता रहेगा। हम दोनों देश आपस में मिलकर रिसर्च, डेटा शेयरिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, एंड इस बेसिस के ऊपर दोनों देशों के यहाँ पे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप नोटिस कर पाओगे कि इंडिया की तरफ से आपका जो आईएसएम धनबाद है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईएसएम धनबाद, वो हो गया। इसके अलावा आपके जो यूके के आपके जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके हो गया, और आपका टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग फाउंडेशन, ये सारे आपके मिलकर इसको यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। एंड इसके माध्यम से हमारी जो क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर जो भी दिक्कतें आती थी, जो भी सप्लाई चेन में वल्नरेबिलिटीज़ थी, उनको हम यहाँ पे कम करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। एंड दैट इज़ वाई इंडिया और यूके के बीच में जो इनिशिएटिव है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत में ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, और इंडिया यूके के बीच में टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी है। तो डेफिनेटली भारत और यूके के बीच में काफ़ी जो चीज़ें हैं इम्प्रूव हो रही हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर भी, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, उसमें एक था आईआईपी, और आईआईपी के बारे में मैंने आपको समझाया था कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ना, इसको दरअसल में आपका जो एनएसओ है, मोस्टली मिनिस्ट्री के अंतर्गत, वो यहाँ पे इसको रिलीज़ करता है। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट बनेगा। काला पानी की बात करें तो हमने डिस्कशन किया था कल, काला पानी, लिपू लेक पास, लिम्पेदुरा के बारे में। तो डेफिनेटली ये इंडिया नेपाल चाइना ट्राई जंक्शन के पास में ही लोकेटेड है, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। नवाचार मंत्रा इनिशिएटिव की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो भी आइडियाज़ आते हैं नए नए, उनको हम और आगे कैसे लेकर जाएं, खासकर आपके छोटे गाँव के अंदर या आपके छोटे शहरों के अंदर, वो यहाँ पे इसका फोकस था। और इसके लिए आपका जो नोडल मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।